हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का हैंडराइटिंग नोट्स जो कि मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें हम आज जो बात करने वाले हैं आपके साथ दोस्तों, वो है अध्याय 8, जिसमें आपका लेसन है गाँव, शहर और व्यापार। ठीक है, इससे संबंधित आज की वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, गांव, शहर और व्यापार में सबसे पहले टॉपिक जो दिया है दोस्तों, वो है लोहे के औजार और खेती। इसके बारे में बात किया गया है। क्या बात किया गया है? तो बात ये किया गया है कि लोहे के औजार और खेती उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों, वो है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम में सिंचाई के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस सिंचाई के बारे में क्या बात किया गया है। तो उस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशयों का प्रयोग होता था। ठीक है, बनाए गए थे और प्रयोग भी लोग करते थे। अब इसमें आगे है गांव में रहने वाले लोग। गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति उस समय कैसी थी? तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कैसे कैसे लोग रहते थे? 3 तरह के। कौन कौन थे भाई? तो वो थे बेलाल, ये तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी थे। दूसरा था उड़वार, जो साधारण हलवाहो थे। और तीसरा जो था वो है कैडिसियार और आदिमी, ये जो थे दोस्तों, ये थे भूमिहीन मजदूर, जिसे दास कहा जाता था। आगे इसमें दिया था दोस्तों कि देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था और यह पद जो था आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद प्रायः सबसे बड़ा भूस्वामी होते थे और राजा भी कर वसूलने के काम इन्हीं को सौंप देते थे। और ये न्यायाधीश और कभी कभी ये पुलिस का भी काम भी करते थे। कौन करता था? तो ये थे ग्राम भोजक। ठीक है, आगे इसमें हम और बात करें आपसे, तो वो था कि स्वतंत्र कृषक मतलब होता है किसान को गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा दास कर्मकार थे जिनके पास अपनी भूमि नहीं था। अधिकांश लोग गाँवों में लोहार, सुनार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। आगे इसमें बात करें हम दोस्तों, तो वो दिया गया है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। इसके बारे में, तो तमिल की प्राचीनतम को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। आगे नोट ये है आपके सामने दोस्तों कि जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। आगे इसमें और बात किया गया है, वो है दोस्तों आपका बेरी गाजा, जो कि भरूच का यूनानी नाम था। क्या किया गया है यहाँ पे? तो बेरी गाजा में क्या होता था दोस्तों? तो यहाँ पे आयात निर्यात किए जाते थे। तो आयात में क्या करते थे? बेरी गाजा से शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। और निर्यात में क्या होता था? तो निर्यात में हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमन, कार्नियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। कहाँ से? बेरी गाजा से। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे, वो है आहत सिक्के। तो दोस्तों, चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। अब इसमें आगे जो बात किया गया है वो आपसे, वो है मथुरा नगर के बारे में। क्या? तो मथुरा नगर दोस्तों लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी और यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्ते थे। एक इसमें पहला रास्ता जो था, एक रास्ता उत्तर पश्चिम के पूरब की ओर जाता था और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आगे और क्या दिया है मथुरा के बारे में? तो आसपास के किसानों तथा पशुपालक शहर में रहने के लिए भोजन जुटाते थे
और मथुरा जो था बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे बात करें इसमें, आगे दोस्तों मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं जो संक्षिप्त है तथा स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाला दान का भी उल्लेख है। किस पे? अभिलेख पे किया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो वो है दोस्तों मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख किया गया है। आगे है दोस्तों इसमें शिल्प तथा शिल्पकार। तो पूरा स्थल में मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र यानी बर्तन कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं। आगे इसमें दिया है दोस्तों आपका वो है उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ कपड़ा का उत्पादन केंद्र था और यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना काम होता था, है ना। आगे और व्यापारियों को श्रेणी या व्यापार का संचालन भी करते थे। ठीक है, श्रेणियों जो थे बैंकों के रूप में काम करती थी। यहाँ लोग लाभ के लिए धन क्या करते थे? जमा करते थे। इसमें आगे बात किया गया है वो है अरिकामेंडू जो कि पांडुचेरी में पड़ता है। तो दोस्तों लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पतन था। पतन का मतलब होता है बंदरगाह था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के फोरा जैसे पात्र तथा एराटाइन इटली का क्षेत्र जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। अरिकामेंडू में छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ा की रंगाई के पात्र यानी बर्तन रहा होगा। आगे इसमें हम आपसे बात करें दोस्तों वो है रोम। अन्यत्र में दिया है रोम के बारे में। तो यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। अब इसमें आगे बात करें वो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। क्या है महत्वपूर्ण तिथियां में? तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरुआती करीब 3000 साल पहले हुआ था। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सी के करीब 2500 साल पहले हुआ था। आगे बात किया गया है वो है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुआ था। अरिकामेंडू का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले हुआ था। तो ये थे जो दोस्तों अध्याय 8 से संबंधित आपके जो जानकारी एनसीईआरटी के बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।